Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 2, Transfer of Property by Act of Parties, Section 5 to 9. Let's quickly go through the synopsis first. In this module, we are going to cover meaning and definition of transfer of property, property which may be transferred, essentials of a valid transfer of property, operation and method for transfer of property, procedural perspective for transfer of property, effect of non-payment of stamp duty and non-registration. So let's get started. Transfer of property. Transfer of property. नॉर्मल मीनिंग क्या रहेगा ट्रांसफ़र की? किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे भेजना, उसका राइट ट्रांसफ़र होना. एक लिविंग पर्सन किसी प्रॉपर्टी को दूसरे इंसान को कन्वे कर रहा है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो उस चीज़ में हम उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मानेंगे. अब लिविंग पर्सन, इस डेफिनेशन में एम्फोसाइज किस वर्ड को दिया गया है? लिविंग पर्सन को. लिविंग पर्सन को एम्फोसाइज दिया है, प्रॉपर्टी को दिया है, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है यानी कन्वे हो रही है. अब लिविंग पर्सन क्या है? लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी. लिविंग पर्सन में कंपनी आएगा, एसोसिएशन आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आएगा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. बट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल इफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. मतलब लिविंग पर्सन में कंपनी, एसोसिएशन, BOI आएगा, बट इनसे रिलेटेड अगर कोई और एक्ट है तो उसके प्रोविजंस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चेंज नहीं करता. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस का कोई भी इफेक्ट अदर इंडिविजुअल एक्ट्स पे नहीं रहता रिलेटिंग टू कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड. क्या बोला है? कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर एक्सेप्ट. अब कुछ एक्सेप्शंस है. ये जो लिस्ट है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सो दिस इज़ द एक्सेप्शन लिस्ट कि ये चीज़ों को हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. अब क्या एक्सेप्शन है? नंबर 1, चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट. चांस ऑफ एन हेयर, लीगल हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट. चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ किन्समैन. चांस कि ऐसा होगा, या मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक अ नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कि सिर्फ पॉसिबिलिटी के बेसिस पे हम उसको ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे. अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन, कि अगर कोई कंडीशन टूटने पे री एंट्री होगी और ऐसा कोई राइट है सब्सिक्वेंट, इट कैन नॉट बी कॉल्ड ट्रांसफर्ड टू एनी वन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय. एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज. मतलब एक प्रॉपर्टी पे मेरा राइट था और वो प्रॉपर्टी यूज़ करने का राइट टू यूज़ मैंने किसी और को दिया है, तो उसको ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज. इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एन्जॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम. जहाँ प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एन्जॉयमेंट सिर्फ ओनर के पास है तो हम उसको ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी नहीं मानते. अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस. अगर फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट सिर्फ ओनर के पास है इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइंड, तो फिर हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. मतलब एक पार्टी के पास राइट है कि अगर दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया तो वो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में सू कर सकती है. तो ये जो राइट है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. पब्लिक ऑफिस को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना ही पब्लिक ऑफिसर उसकी सैलरी को ट्रांसफ़र कर सकता है, वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज़ बिकम पेबल. मतलब पेबल होने के पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं. मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स या सिविल पेंशनर्स को जो स्टाइपेंड मिलता है, जो गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है, या पॉलिटिकल पेंशन है, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड इन सो फार एज इट इज़ अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय. जहाँ नेचर ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 23 डील्स विद कंसिडरेशन. टू अ पर्सन लीगली डिसक्वालीफाइड टू बी अ ट्रांसफरी. जो पर्सन को ट्रांसफरी नहीं माना जा सकता उसको ट्रांसफरर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. मतलब जो लीगली डिसक्वालीफाइड है एज अ ट्रांसफरी, उसको तुम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो. Nothing in this section shall be deemed to authorize a tenant having a non-transferable right of occupancy, the farmer of an estate in respect of which default has been made in paying revenue,
or the lessee of a estate under the management of a court of ward to assign his interest as a tenant, farmer or lessee. मतलब जहाँ नॉन ट्रांसफरेबल राइट है किसी फार्मर के पास या टेनेंट के पास या लेसी के पास, तो वो उस प्रॉपर्टी को दूसरे किसी पर्सन को नहीं ट्रांसफ़र कर सकता है. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. एक वैलिड ट्रांसफ़र करने के लिए क्या एसेंशियल्स है? ट्रांसफ़र किसके बीच में होगा? टू और मोर लिविंग पर्सन. लिविंग पर्सन के डेफिनेशन में देखा कि कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी इंक्लूड होता है. प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए. जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहे हैं दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र मस्ट बी मेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट. इस एक्ट में जो प्रोविजंस है या जो मोड प्रिस्क्राइब्ड है उसी तरीके से ट्रांसफ़र होना चाहिए. एंड द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट. अब कंसिडरेशन कब आता है? जब ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की तो बी ए को कुछ कंसिडरेशन देगा. तो बी जो कंसिडरेशन देगा दैट शुड बी, या जो ऑब्जेक्ट है या जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो ट्रांसफ़र हुई है दैट शुड बी, मस्ट बी लॉफुल. पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र. हर वो इंसान, अब हमने यहाँ देखा पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, हर वो इंसान जो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो किसी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है और ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट इज ओन इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी आइदर होलली और इन पार्ट and either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and in the manner. कितने extent तक? In the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force. कि law में कानून जितने extent तक, जितनी या जिस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना अलाउ करता है उस तरीके से कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता, और अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है. ऑपरेशन एंड मेथड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र. अनलेस तुम्हारा कोई डिफरेंट इंटेंशन है वेदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पासेस फॉरविथ टू द ट्रांसफरी. जब ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफरी के पास सारे इंटरेस्ट जाते हैं विच द ट्रांसफरर इज़ देन कैपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी. मतलब ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी दी तो उसके पास जो भी राइट्स है, इंटरेस्ट है, वो सारे ट्रांसफ़र हो जाते जो पहले ट्रांसफरर के पास थे. सच इंसिडेंट्स इंक्लूड, अगर प्रॉपर्टी लैंड है तो इजमेंट एनेक्स्ड देयरटू. इजमेंट क्या होता है? प्रॉपर्टी पर राइट किसी और का और यूज़ करने का राइट किसी और को दिया है. द रेंट एंड प्रॉफिट्स देयरटू, उस पे का रेंट, उस पे का प्रॉफिट. देयर ऑफ अक्रूविंग आफ्टर द ट्रांसफ़र एंड ऑल द थिंग्स अटैच टू द अर्थ. कि कोई लैंड ट्रांसफ़र हुआ तो उससे रिलेटेड सारे प्रॉफिट्स या सारे इनकम्स अब ट्रांसफरी के रहेंगे. अगर प्रॉपर्टी मशीनरी है तो वो सारे मूवेबल पार्ट्स अभी ट्रांसफरी के रहेंगे, उस पर राइट ट्रांसफरी का रहेगा. अगर प्रॉपर्टी हाउस है तो हाउस से रिलेटेड ईजमेंट, रेंट, लॉक्स, की, बार, डोर, विंडो और जितनी भी परमानेंट चीज़ें जो घर में लगती है और जो पहले से है अब वो सब ट्रांसफरी की रहेंगी. अगर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है वो डेट है, फॉर एग्जांपल ए को बी से कुछ पैसे आने वाले थे तो ए के पास ए डेट होल्ड करता है. अब ए ने क्या किया, वो डेट इंस्ट्रूमेंट सी को ट्रांसफ़र कर दिया तो अब ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया. तो अब सी के पास राइट है बी से रिकवर करने का. तो ये जो डेट या एक्शनेबल क्लेम या ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड राइट है वो सारे अभी ए ने सी को ट्रांसफ़र कर दिए. बट ट्रांसफ़र के पहले का ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट का इंटरेस्ट है वो ए के पास रहेगा. ट्रांसफ़र के बाद का जो इंटरेस्ट है वो सी के पास जाएगा. अब सी बी से रिमेनिंग अमाउंट और ट्रांसफ़र के बाद का इंटरेस्ट रिकवर कर सकता है. अगर प्रॉपर्टी मनी है या कोई प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम है तो उससे जो इंटरेस्ट या इनकम जनरेट होगा अभी वो ट्रांसफ़र के बाद का, अब वो फिर ट्रांसफरी का रहेगा. मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र. कुछ अलग अलग मोड्स है जिस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है. परमानेंटली बाय वे ऑफ रिलिंक्विशमेंट, सेल, गिफ्ट. टेम्पररी बाय वे ऑफ मॉर्गेज, लीज, लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट. ये सबको हम अभी डिटेल में देखेंगे. प्रोसीजरल पर्सपेक्टिव फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. सेल क्या होता है? सेल में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है. कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूँ मैं. ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है बाय अ डीड फॉर अ प्राइस. कि मैंने ए ने बी को कोई प्रोडक्ट सेल किया
तो यहाँ पे उसका ओनरशिप पास हो गया बाय डेड, और प्राइस पेड और प्रॉमिस टू बी पेड, या पार्ट पेमेंट हो चुका है, पार्ट बाद में होगा। अब ये जो सेल डीड होती है दैट शुड बी कंपल्सरीली ट्रांसफर्ड। यहाँ प्रोडक्ट मतलब कोई प्रॉपर्टी की बात चल रही है, तो वहाँ पे उसका सेल डीड बनेगा। जो सेल डीड बनता है दैट शुड बी स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड बिफोर अ सब रजिस्ट्रार एंड इज़ फॉर कंसिडरेशन। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम स्टैम्प लगाएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन होगा बी के नाम पे, और अब बी इन रिटर्न ए को क्या करेगा, कंसिडरेशन पे करेगा। सेल ऑफ प्रॉपर्टी जब होता है, ए ने बी को सेल कर दिया, तब उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है। अगर वो प्रॉपर्टी 3 साल से ज़्यादा के लिए है, या कुछ केस में 2 साल से ज़्यादा के लिए, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा इनकम टैक्स में। या अगर वो प्रॉपर्टी 12 महीने से कम के लिए या 2 साल से कम के लिए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा इनकम टैक्स में, और इनकम टैक्स के प्रोविजंस लग जाएंगे। फिर जो भी गेन है, मतलब ए ने वो प्रॉपर्टी कितने में बेची, पहले सेल प्राइस, फिर माइनस उसका कॉस्ट लेंगे हम कि ए ने कितने में खरीदी, इंडेक्सेशन लगता है उसको, और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है उस पर टैक्स लग जाएगा। सो ये इम्प्लीकेशन हो गया। Also, the tax implications are different when you have an under construction property and you receive the possession of it. अब टैक्स इम्प्लीकेशंस अलग अलग होते हैं। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो अलग, ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी यूज़ करके बेची है उसके अलग। लीज क्या होता है, एक थोड़े टाइम के लिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट तुमको दे रहे कि तुम वो राइट एंजॉय कर सकते हो इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड। मतलब ए ने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी रेंट पे बी को दे दिया, लीज पे दे दिया, मतलब कुछ समय तक बी वो प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकता है, बट इन रिटर्न बी क्या करेगा, उसको रेंट पे करेगा, मतलब कुछ प्राइस पे करेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेंटल अग्रीमेंट इज़ मैंडेटरी। अब ये जो रेंटल अग्रीमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इफ़ द लीज पीरियड इज़ मोर देन 11 मंथ्स, अगर 11 महीने से ज़्यादा के लिए तुमने प्रॉपर्टी रेंट पे ली तो उसका रेंटल अग्रीमेंट मैंडेटरी है। अदरवाइज ओरल अग्रीमेंट भी चल जाएगा, दैट इज सफिशिएंट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ, यहाँ पे भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। लीज अग्रीमेंट या लीज डीड है, उसमें क्लियरली स्पेसिफाई करना है कि किस पर्पस के लिए तुमने टेनेंसी दी है, मतलब वो रेसिडेंशियल पर्पस है, बी वहाँ पे रहने वाला है विद फैमिली और विद फ्रेंड्स, या किसी कमर्शियल पर्पस के लिए दी है। एंड प्रोविजन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ लीज, और अगर फॉर एग्जाम्पल हमने अभी 11 महीने के लिए दी या 12 महीने के लिए दी, हमने डीड बना ली, अब वो बी किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, और अगर उसने वो अग्रीमेंट को समझो 6 महीने में ही छोड़ दिया, तो अगर बीच से ही टर्मिनेशन हो गया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन, मतलब जो टाइम डिसाइड हुआ था उसके पहले ही लीज को टर्मिनेट कर दिया, तो उसके टर्म्स क्या, उसके प्रोविजंस क्या। अंडर अ लीज अग्रीमेंट द टेनेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, या टेनेंट के पास एक्सक्लूसिव पोजेशन रहेगा। अगर टेनेंट चाहे तो वो किसी और पर्सन को ये प्रॉपर्टी सबलेट कर सकता है, वो थर्ड पार्टी, अनलेस प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड अंडर अ रेंटल अग्रीमेंट। अब फॉर एग्जांपल ए से बी ने ले लिया 12 महीने के लिए, रेंट था 25,000, अभी बी उसको यूज़ नहीं कर रहा है, बट बी को किसी और ने मांग लिया, तो बी ने उसको वो 30,000 में दे दिया या 27,000 में दे दिया, तो बी को तो प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसा बी सबलेट कर सकता है, बट वो पहले से ही रेंटल अग्रीमेंट में मेंशन रहेगा। अगर ए ने रेंटल अग्रीमेंट में मेंशन किया कि मैं प्रोहिबिट करता हूँ कि तुम ये प्रॉपर्टी किसी और को यूज़ करने नहीं दोगे या सबलेट नहीं करोगे, तो फिर बी नहीं कर सकता। मॉर्गेज, मॉर्गेज क्या है, इंटरेस्ट हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन द स्पेसिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ मॉर्गेज डीड और डिपोजिशन ऑफ टाइटल डीड फॉर सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ लोन। मतलब यहाँ पे लोन चाहिए, बैंक से समझो हमको लोन चाहिए, तो हमने क्या किया, मिस्टर ए वांट्स लोन फ्रॉम बैंक, तो उसने उनका एक कोई प्रॉपर्टी था उसको मॉर्गेज किया, फिर बैंक ने उसकी वैल्यू देखी, टाइटल डीड थी, फिर अभी बैंक ने क्या किया, लोन दे दिया। ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इज क्रिएटिंग अ लीन, लीन मतलब क्या, चार्ज टू द लेंडर of an immovable property to the lender in the mortgage. The lender is the mortgagee. Lender मतलब बैंक, तो mortgagee हो गई, and A is mortgager. The mortgager में either deposit title deed, अब यहाँ एक title deed बनता है, वो mortgager उस immovable property का title deed किसके पास deposit करेगा, to the lender, मतलब to the bank या बैंक का agent
जिससे वो डीड यानी कि जिससे वो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी बन जाएगी, उस पर चार्ज क्रिएट हो जाएगा एंड देन बैंक फिर उसको लोन देगी। द डेट शैल बी सिक्योरिटी फॉर द डेट, उसको हम सिक्योरिटी मानेंगे कि कल जाके ए ने लोन नहीं दिया तो ये सिक्योरिटी बैंक पे करके अमाउंट रिकवर कर सकती है। तो जब भी वो डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट टाइटल डीड का, तो फिर उस मोमेंट से हम मानेंगे कि अब वो सिक्योरिटी बैंक की हो गई, बैंक के पास राइट है उसको बेचने का। यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। Sometimes a memorandum accompanies the deposit of title deed to evidence the purpose of deposition of title deed by way of an aid memorial. Though a mortgage by deposit of title deed can be created by a mere deposit of title deed without any written contract between the parties, in case the bargain or contract is reduced to writing, then it has to be registered. मतलब सिर्फ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड करके भी मॉर्गेज क्रिएट किया जा सकता है विदाउट एनी रिटर्न अग्रीमेंट, but in case of bargain or contract it is reduced to writing, then it has to be registered. गिफ्ट डीड, अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रही है तो हम उसको गिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि गिफ्ट में हम कंसिडरेशन नहीं लेते। अब इसका रजिस्ट्रेशन होता है क्या? हाँ होता है। ए ने कोई प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट कर दी, अब वो बी के नाम पे हो गई तो इसका भी रजिस्ट्रेशन होगा सब रजिस्ट्रार के पास। एक बार प्रॉपर्टी देने के बाद अब जो डोनर है ए, वो इस जो राइट उसने ट्रांसफ़र कर दिया उसको आगे जाके रिवोक नहीं कर सकता है अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक क्लॉज मेंशन्ड इन द डीड। Section 126 of the Transfer of Property Act provides for a situation wherein a donor can revoke a gift deed. Section 126 में एक प्रोविजन है जहाँ पे डोनर यानी कि ए उसको रिवोक कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद। एक इंस्टेंस दिया है, प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी रेसिपिएंट को सो दैट द रेसिपिएंट कैन रिसाइड इन इट, उसको रहने के लिए कि बी यहाँ रह सकता बोल के ए ने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की। अब जब उसकी डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड बैक टू द डोनर इफ शी इज़ अलाइव। अब अगर बी की डेथ हो गई, अब वो प्रॉपर्टी वापस ए को चली जाएगी अगर ए तब तक जिंदा है तो। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्पेसिफाइज दैट कैपिटल गेन अराइजिंग आउट ऑफ अ गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू ब्लड रिलेशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जब कोई प्रॉपर्टी तुम एज अ गिफ्ट दे रहे हो किसको? ब्लड रिलेशन को, तो उस केस में वहाँ पे टैक्स नहीं लगता। However, income accrued from gifted asset may be taxable. अब अगर ए का बेटा था बी, ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी दे दी, वो ब्लड रिलेशन है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। बट अगर बी ने कल जाके ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी या कमर्शियल प्रॉफिट है प्रॉपर्टी है तो उसमें से उसको कुछ भी प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर जो भी इनकम है दैट विल बी टैक्सेबल। बट ए ने बी को ट्रांसफ़र किया, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। रेलिंक्विशमेंट, रेलिंक्विशमेंट मतलब क्या? एक पेरेंट है, एक फादर है, उनके दो बेटे हैं, दोनों भी लीगल हेयर है। अब ये लीगल हेयर ने खुद का राइट दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, दैट इज़ रेलिंक्विशमेंट। सरेंडिंग इनहेरिटेड और पेरेंटल राइट फॉर अनदर लीगल हेयर अनदर कोलैटरल इन द सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी में अपना राइट दूसरे लीगल हेयर को दे देना। मतलब रेलिंक्विशमेंट सिर्फ फैमिली अरेंजमेंट है जहाँ पे एक लीगल हेयर खुद का शेयर सरेंडर करता है विथ और विदाउट मॉनिटरी कंसिडरेशन टू अनदर लीगल हेयर। ये नॉर्मली क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल एक फादर की एक ही प्रॉपर्टी थी, दोनों बेटे को आधी आधी चली गई। अब एक उसमें कुछ बिजनेस करना चाहता है या अकेला रहना चाहता है तो वो दूसरे को क्या बोलेगा? इसमें मेरे को पूरा शेयर दे दो विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। अब अगर इसको सही लगता है तो वो बिना पैसे के उसको दे देगा या वो उससे कुछ कंसिडरेशन भी ले सकता है। सो दैट इज़ रेलिंक्विशमेंट। बट ये सिर्फ लीगल हेयर में ही हो सकता है क्योंकि फैमिली अरेंजमेंट बोला गया। रिलिंक्विशमेंट टर्म सिर्फ लीगल हेयर्स के बीच में हो सकता है। इसमें कैपिटल गेन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होरिजन ऑफ होल्डिंग द एसेट, द गेन डिराइव्ड एंड टैक्सेस आर कैलकुलेटेड। यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, एक बार एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है बाय वे ऑफ रिलिंक्विशमेंट तो फिर उस पर किसका नाम आएगा? रेसिपिएंट का, जिसको चली गई, मतलब दिस पर्सन। It is also important to have the transfer recorded in the municipal records by way of mutation. म्यूटेशन से म्यूनिसिपल में भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड नॉन रजिस्ट्रेशन,
अब हमने अलग अलग ट्रांसफ़र में देखा कि स्टैम्प ड्यूटी ज़रूरी है या उसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो एक एविडेंस है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है। अगर वो एविडेंस नहीं रहेगा तो ट्रांजैक्शन को इनवैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टैम्प्ड नहीं है। इट विल बी इनवैलिड बिकॉज इट वॉज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड। Further documents presented to any public officer will be impounded and the stamp duty will be levied with penalty. मतलब उसके बाद जब तुम वो डीड कहीं प्रेजेंट करोगे तो तब स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा विथ पेनल्टी। स्टैम्प ड्यूटी क्या है? इट इज़ पेएबल एज पर एप्लीकेबल स्टेट लॉ। स्टैम्प ड्यूटी ऑन गिफ्ट डीड may or may not be equal to general stamp duty you pay on selling or relinquishing the property. It is different for different states in India. गिफ्ट का स्टैम्प ड्यूटी अलग हो सकता है अदर देन नॉर्मली सेल या रिलिंक्विशमेंट, और स्टैम्प ड्यूटी हर स्टेट का अलग अलग होता है। सर्कल रेट, सर्कल रेट क्या है? एक मिनिमम प्राइस एज अ स्टैम्प ड्यूटी जो पेएबल है इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने पे जो स्टैम्प ड्यूटी पे करना है उसका जो मिनिमम प्राइस है दैट इज़ सर्कल रेट। उस प्राइस को, उस रेट को हम सर्कल रेट बोलेंगे। दीज रेट्स आर एन इंडिकेटर ऑफ लाइकली प्राइजेस ऑफ प्रॉपर्टीज इन वेरियस एरियाज। सर्कल रेट डिफर्स विद इन सिटीज़ इन द सेम स्टेट। स्टेट में भी सर्कल रेट अलग अलग हो सकता है, सिटी वाइज, पॉपुलेशन वाइज, लोकेलिटी वाइज एंड अमॉन्ग वेरियस लोकेलिटीज ऑफ अ सिटी। सो दैट इज सर्कल रेट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द मॉड्यूल। एक बार सिनॉप्सिस देखते हैं। इसमें हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देखा, द प्रॉपर्टी विच में बी ट्रांसफर्ड, उसमें एक्सेप्शंस थे। फिर लिविंग पर्सन का डेफिनेशन देखा था। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ऑपरेशन एंड मेथड ऑफ ट्रांसफ़र, इसमें अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे, लैंड, मशीनरी। प्रोसीजरल पर्सपेक्टिव फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें हमने क्या देखा? सेल, मॉर्गेज, रिलिंक्विशमेंट, गिफ्ट, लीज एंड सो ऑन। इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड नॉन रजिस्ट्रेशन, उसको इनवैलिड माना जाएगा और बाद में जब पे करोगे तब पेनल्टी भी लगती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।